हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आ चुका है तुम्हारा भाई हमारे पास पहला चैप्टर केमिस्ट्री का लेके, जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और पार्ट 1 हमने दिया है, जिसमें हम लोग ने आइसोटोप्स तक, जो भी आइसोटोप आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज तक ख़त्म कर दिया। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हम एवरेज एटॉमिक मास से। जिसने वो वाला वीडियो नहीं देखा वो जाके देख ले। अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास जो होता है ना, मास ऑफ ऑल आइसोटोप ऑफ द एलिमेंट। जैसे मान लीजिए क्लोरीन के दो आइसोटोप 17, इसका मास तो सेम नंबर, एटॉमिक नंबर सेम होगा, बस इसका मास जो होगा एक 35 है, एक 37 है। तो इसके आइसोटोप और प्लस इसका कितना अबंडेंस है, मतलब कितने परसेंटेज में ये पाया जा रहा है। तो एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला हो जाएगा ना, समेशन ऑफ, मतलब सम ऑफ परसेंटेज इनटू उसका एटॉमिक मास। मतलब मान लीजिए ये 25% पाया जा रहा है, या ये मान लो 25% पाया जा रहा है, तो 25 इंटू इसका एटॉमिक मास कितना है 37। और ये मान लीजिए 75 पाया जा रहा है, प्लस 75 इंटू 35 अपॉन में टोटल कितना परसेंटेज हुआ 100, तो 100 से डिवाइड कर देंगे। तो अभी इसका फॉर्मूला हम लोग देखें अगर, तो नेचुरली अकरिंग कार्बन कंसिस्ट ऑफ आइसोटोप 12, ये वाला और 13 वाला, मतलब कार्बन के दो आइसोटोप हैं। अगर इसका एवरेज वेट हमें दे दिया है, तो उसके बाद हमारे पास इसका परसेंटेज कार्बन 13 वाला अगर देखें हम लोग, तो मतलब हम लोगों को एवरेज एटॉमिक मास दिया है, हमें परसेंटेज निकालना है। तो मान लीजिए 13 का परसेंटेज x है, तो अगर किसी का परसेंट 20 है तो दूसरे का 80 होगा, क्योंकि 100 माइनस 20 80। तो अगर इस किसी का x है तो दूसरे का 100 माइनस x हो जाएगा। अब अगर हम लोग फॉर्मूला लगाएं, तो एवरेज एटॉमिक मास जो हमें दे दिया है बराबर एटॉमिक मास इंटू उसका परसेंटेज अबंडेंस, प्लस फिर उसका एटॉमिक मास और उसका परसेंटेज अबंडेंस, जिसका हमारे पास एटॉमिक मास है उसी का परसेंटेज अबंडेंस अपॉन में 100। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू 1% आई, यानी कि जो हमारा कार्बन 13 है ना वो 1% है। और हम लोग ये भी देख सकते हैं कि ये वैल्यू 12 के करीब है, 13 के पास नहीं है, 12 के पास है। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि जो अबंडेंस होगा वो 12 वाले का बहुत ज़्यादा होगा, जैसे कि 99% आ रहा है। तो जिसके वैल्यू करीब होगी ना, उसका अबंडेंस सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग देखें अगर मोल्स, तो मोल जो होता है ना, नंबर ऑफ मोल इज अ नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12। मतलब 12 ग्राम C12 में कितने पार्टिकल प्रेजेंट हैं। तो एक मोल के अंदर एन ए पार्टिकल या फिर एन ए होते हैं। जैसे कि एक डजन के अंदर 12 नंबर होते हैं, तो एक मोल के अंदर एन ए नंबर्स होते हैं। तो यह हम लोग ने देखा। अब उसके बाद, अब मास या मॉलिक्यूल या वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी और एनटीपी। तो एसटीपी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और एनटीपी होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से जो टेम्परेचर होता है 273 केल्विन और प्रेशर 1 एटीएम होना चाहिए। तो जो एक मोल का वॉल्यूम जो होगा वो हम लोग 22.4 लीटर लेते हैं। और उसके बाद हम लोग न्यू एनसीईआरटी की तरफ से देखें तो यहाँ पे 273 और प्रेशर 1 बार लेंगे, और इसका जो वॉल्यूम होता है एक मोल का वो आता था 22.7 लीटर। तो अगर हम लोग देखें तो मोल से हम लोग मोल से अगर निकालना है तो मास, यानी कि जो उस कंपाउंड या एलिमेंट या फिर जो भी हमारे पास सब्सटेंस है उसका मास और उसका जो ग्राम एटॉमिक मास यानी कि मोलर मास हमें निकालना है, वो डाल देंगे तो हमें मोल आ जाएगा। फिर फॉर्मूला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन में Na। फिर है वॉल्यूम एट एसटीपी, कितना वॉल्यूम एसटीपी पे है अपॉन में 22.4 लीटर। और वॉल्यूम एट एनटीपी या फिर जो ओल्डर एनसीईआरटी के हिसाब से अगर एक एटीएम पर है तो 22.4 लीटर, और एक बार पे है तो 22.7 लीटर लेंगे। तो हमने देखा, तो पहला था गिवन मास अपॉन में मोलर मास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन में Na। फिर तीसरा वॉल्यूम गैस का अपॉन में 22.4 लीटर। इसमें जो वॉल्यूम होता है ना वो हमेशा गैस के अंदर प्रेजेंट होता है, तो ये ध्यान रखिए। जैसे कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालना है 68 ग्राम ऑफ अमोनिया में, तो जो मोल्स होंगे वो 68 गिवन मास अपॉन में अमोनिया का मोलर मास 17 होता है, तो 4 मोल आ गया। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं तो 4 एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा हमारे पास। और ग्राम एटम होते हैं ना, हम लोग ग्राम एटम को सिंपली, अगर वैसे सिंपली समझना है तो उसको मोल से भी कर सकते हैं। तो ग्राम एटम बराबर मास अपॉन में ग्राम एटॉमिक मास, जैसे कि इसे हम मोलर मास भी बोलते हैं। तो ग्राम एटम मतलब मास इंटू ग्राम
एटॉमिक मास, और ग्राम मॉलिक्यूल्स में भी मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर आयंस के लिए है तो फॉर्मूला मास हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स के लिए है तो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। तो ये मोल्स की तरह ही होता है सेम। अगर हम लोग को ऐसे दिया है ना 4 ग्राम एटम्स, तो हम लोग उसको 4 मोल्स भी कंसीडर कर सकते हैं। मतलब अंडरस्टूड होना चाहिए कि अगर 4 ग्राम एटम्स लिखा है तो वो 4 मोल्स भी हम लोग उसको रख सकते हैं। जैसे कि इसमें नंबर ऑफ ग्राम एटम्स बताने हैं, तो 70 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, तो इसको जो हम लोग मोल्स निकालेंगे वो भी 5 आ जाएगा, और ग्राम एटम्स भी 5 आ जाएगा। इसको हम लोग मोल्स भी बोल सकते हैं। अब देखो, अगर मोल्स सेम है तो उसके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे, और उसमें एटम्स भी सेम होंगे। कब? अगर उसकी एटॉमिसिटी सेम है, यानी कि उसके अंदर सेम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। लेकिन अगर एटम्स डिफरेंट है, मतलब उसके जो एटम्स होंगे वो डिफरेंट आएंगे। कब? जब उसकी एटॉमिसिटी डिफरेंट होगी। अगर एटम हमें निकालना है तो मोल्स इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी कर देंगे, तो हमें नंबर ऑफ एटम्स आ जाएगा। ये हम लोग अंडरस्टूड भी होना चाहिए ना। पहले मोल्स के अंदर, फिर एक मोल के अंदर Na एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक मोल के अंदर Na मॉलिक्यूल्स होंगे। अब उस मॉलिक्यूल के अंदर अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो फिर 4 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसके अंदर अगर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन निकालना है तो अपना इंडिविजुअली करके उसको भी निकाल सकते हैं हम लोग। अब अगर हम लोग देखें, अगर एक मॉलिक्यूल है AXBY, अब उसके पास A के कितने एटम होंगे? X एटम्स होंगे A के, और B के कितने एटम्स होंगे? Y एटम्स होंगे B के। और अगर 1 मोल ऑफ AXBY है तो उसके A के कितने मोल होंगे? X, B के होंगे Y। ऐसे सिंपल हम लोग देख सकते हैं। फिर आते हैं हमारे पास आइडल गैस इक्वेशन, PV बराबर nRT। ये आइडल गैस इक्वेशन होती है। इसके अंदर जो P होता है प्रेशर, ये वॉल्यूम, ये मोल्स, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और ये टेम्परेचर। जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है ना, इसकी जो वैल्यू होती है वो 0.082 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल होती है। 1/12 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल होती है। 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल होती है। या फिर 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, या फिर 25/3 पर केल्विन पर मोल, या फिर 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। ये हमारे पास फॉर्मूला आता है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम लोग इसको एक बार और देखें तो जो R होता है वो 0.082 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल हो गया। R बराबर 1/12 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल हो गया। 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल हो गया। फिर उसके बाद अगर उसमें देखें तो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल हो गया। 25/3 जूल पर केल्विन पर मोल हो गया, और 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल हो गया। तो ये हमारे पास ये है सारी, इसको हम लोग याद रख लेंगे। फिर उसका जो मोल्स होता है ना, वो गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है। तो इसको हम लोग ऐसे रखेंगे जब, तो हमारे पास आएगा क्या? डेंसिटी आ जाएगा। तो डेंसिटी होगा PM/RT। इसको हम लोग प्राइम मिनिस्टर अपॉन राष्ट्रपति भी लिख सकते हैं। तो डेंसिटी बराबर PM/RT याद रख सकते हैं। सम यूनिट थिंग्स कैन बी एडिड और सब्सट्रैक्टेड। सेम यूनिट के जो थिंग्स होते हैं ना, उनको हम लोग ऐड भी कर सकते हैं और सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि X मॉलिक्यूल है तो उसमें Y मोल्स को सब्ट्रैक्ट करो, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स हैं और मोल्स ये अलग अलग यूनिट हो गए, तो इनको सब्ट्रैक्ट नहीं किया सकता। लेकिन अगर ये भी मोल्स में कन्वर्ट कर लिया जाए और ये भी मोल्स में, तब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये हम लोग याद रख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं स्टोइचोमेट्रिक कॉफिशिएंट, जैसे XA + YB ZC WD। तो हम लोग देखें तो ये X Y Z W ये स्टोइचोमेट्रिक कॉफिशिएंट है। उसके बाद जो ये मोल्स भी हो सकते हैं, जैसे कि हम लोग देखें X मोल ऑफ A रिएक्ट विद Y मोल ऑफ B टू गिव Z मोल ऑफ C + W मोल ऑफ D, ऐसे लिख सकते हैं। ये मॉलिक्यूल्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या फिर वॉल्यूम ऑफ गैस ओनली एट सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे भी ये हम लोग को कर सकते हैं। अब हमें कुछ गिवन होगा, कुछ फाइंड करना होगा। जो गिवन होता है उसका मोल्स कैलकुलेट हम लोग कर लेंगे सबसे पहले। उसके बाद फिर स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट जिसको फाइंड करना है अपॉन में जो गिवन है, बराबर जो मोल फाइंड करना है अपॉन में जो मोल गिवन है। तो ये हम लोग निकाल सकते हैं। और उसके बाद जो मोल्स फाइंड करने हैं ना, तो मोल्स हमारे पास जब आ जाएंगे तो उसके बाद हम लोग मास निकालना है, तो मोल्स इंटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर मॉलिक्यूल निकालना है तो मोल्स इंटू Na। अगर वॉल्यूम निकालना है तो मोल्स इंटू 22.4 लीटर अगर गैस में है तो ये हम लोग स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट निकाल सकते हैं।
अब उसके बाद आता है हम लोग को बैलेंसिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अगर हम लोग कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे ना, जैसे कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बना होगा, तो कार्बन अगर x है और हाइड्रोजन y है, तो उससे ऑक्सीजन कितना रिएक्ट करेगा, x+y/4O2, जो x CO2 देगा, मतलब जितने कार्बन होंगे ना उतना CO2 बनेगा, जितने हाइड्रोजन होंगे ना उसका आधा वाटर बनेगा। अब वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन अगर हमें देखना है 1 लीटर में, तो गैसेस को ही सब्ट्रैक्ट करते हैं इसमें से, मतलब ये गैस है, ये लिक्विड है, तो ये इसको वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन में लेंगे नहीं, इसको इसके मोल्स को और इनके मोल्स को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे कि 1 + x/4 इसके और इसके ऐड करके माइनस कर दिए इससे, तो 1 + y/4 आ गया। जैसे कि अगर एग्जांपल देखें तो यहाँ पे 2 कार्बन है तो इसमें 2 CO2 बनेंगे, और 6 हाइड्रोजन है तो 3 वाटर बनेगा। उसी हिसाब से फिर ऑक्सीजन को हम लोग बैलेंस कर लेंगे। अब वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा कि इन दोनों को ऐड करेंगे, माइनस कर देंगे इससे, तो 2.5 लीटर आ गया। तो ये हमारा वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है कि कितना वॉल्यूम पहले फाइनल इनिशियली कितना वॉल्यूम था और बाद में वॉल्यूम कितना हो गया है, तो उसी को वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन कह देंगे। अब कंबशन रिएक्शन में अगर कोई भी मतलब जो कंपाउंड है उसमें ऑक्सीजन भी अगर प्रेजेंट होगा, एक्स कार्बन y+z ऑक्सीजन है, तो उसका इक्वेशन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और इसके अंदर भी जितने कार्बन होंगे उतने ही CO2 बनेंगे, और जितने हाइड्रोजन होंगे उतने वाटर बनेंगे, और वाटर हमेशा लिक्विड बनेगा, और ये तीनों अपनी गैस में होंगे, CO2, वाटर और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो गैस। अब उसके बाद वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, इसमें भी इसके मोल्स ऐड करके इससे माइनस कर देंगे। तो इसमें वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन को ऐड कर दिए और इसके बाद x से माइनस कर दिए, मतलब इसके, तो हमारे पास इसमें वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन इसमें आ गया। उसके बाद अगर हमारे पास जो कंपाउंड है उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो उससे फाइनली हमें N2 गैस मिल जाएंगी। इसमें भी जितने कार्बन होंगे उतने CO2 बन जाएंगे, जितने हाइड्रोजन होंगे उतने वाई उसका आधा वाटर बन जाएगा, और जितने नाइट्रोजन होंगे उसका आधा N2 गैस बन जाएगा। तो ये देख लिए, और इसके अंदर वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन उसी तरह से हम लोग देख लेंगे। जैसे कि यहाँ पे वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, तो गैस ये भी है ये भी गैस है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा। फिर हमारे पास आता है परसेंटेज प्योरिटी, यानी कि रिएक्टेंट अगर 100% प्योर ना हो, जैसे कि हमारे पास रिएक्टेंट दिया गया 75% प्योर है, तो उसमें मास ऑफ प्योर रिएक्टेंट जब निकालेंगे ना, तो वो परसेंटेज प्योरिटी इंटू टोटल कितना मास दिया होगा उस रिएक्टेंट का, उसे जाएंगे। तो फिर उसके बाद सारी जो कैलकुलेशन होंगी, जो भी स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट की कैलकुलेशन होंगी, वो उसी के अकॉर्डिंग देंगी। जैसे 200 ग्राम है कोई कंपाउंड जो कि 70% प्योर है, तो हमें जो कितना मतलब एक्चुअली कितना प्योर मास कितना है, तो 200 मतलब टोटल मास इंटू उसका परसेंटेज प्योरिटी, यानी कि 70 बटे परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, तो इससे आ जाएगा 140 ग्राम ही प्योर हमारे पास बचा है। जैसे कि एक स्टूडेंट के पास 15 ग्राम ऑफ प्योर सब्सटेंस मिला 20 ग्राम इम्प्योर से, तो क्या परसेंटेज प्योरिटी कितना हो जाएगा, कितना मिला मतलब प्योर अपॉन में इम्प्योर इंटू 100, तो 75% प्योर है। जैसे कि परसेंटेज प्योरिटी बराबर प्योर अपॉन में ये नीचे जाएगा, और परसेंटेज हटाने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, तो परसेंटेज प्योरिटी हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ते हैं परसेंटेज ईल्ड। क्या पढ़ते हैं हम लोग, परसेंटेज ईल्ड। परसेंटेज ईल्ड जो होता है ना, वो एक्चुअल ईल्ड मतलब कितना एक्चुअल में बना, रिएक्शन होने के बाद कितना एक्चुअल में बना, और थ्योरेटिकल ईल्ड मतलब हम लोग कितना सोच रहे थे बनने कि इतना बनेगा पर इतना बना, तो वो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज ईल्ड आ जाता है। मतलब हम लोग कितना सोच रहे थे मतलब कितना बना और कितना हम लोग सोच रहे थे, ये वाला हो गया कितना बना और कितना हम लोग सोच रहे थे बनेगा, तो वो हो जाएगा। और थ्योरेटिकल ईल्ड हमेशा ज़्यादा होगी और उससे कम ही बनेगा, तो एक्चुअल ईल्ड ऑलवेज इक्वल टू थ्योरेटिकल ईल्ड गलत है। जैसे कि 6 ग्राम हाइड्रोजन 30 ग्राम ऑफ वाटर के साथ दे रहा है और रिएक्शन कर रहा है XSO2 के साथ, तो यहाँ पे इसके मोल्स कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन के 3 हो जाएंगे, तो 3 से हमारे पास 54 ग्राम थ्योरेटिकली बनना चाहिए था हमारे पास वाटर, पर हमारे पास बना कितना 30 ग्राम, तो परसेंटेज यील्ड बराबर कितना बना यानी 30 अपॉन में कितना बनना चाहिए था यानी 54 इंटू 100, तो 55.55 आ गया हमारे पास। तो यहाँ से हम लोग परसेंटेज यील्ड हम लोग निकाल लिए हैं। फिर आती है हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है ना जो सब्सटेंस
फिनिश हो जाता है। किसी केमिकल रिएक्शन में मान लो दो सब्सटेंस है, तो एक जब जो पूरा फिनिश हो गया और दूसरा बच गया, हाँ, तो जो फिनिश हो गया उसी को हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। और लिमिटिंग रिएजेंट अगर फाइंड करना है तो मोल्स अपॉन में स्टोइचोमेट्रिक कॉफिशिएंट, और ये ये जो रेशियो है जिसका सबसे लोएस्ट होगा ना, वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। इसको एक और मेथड से निकाल सकते हैं कि वॉल्यूम अपॉन में स्टोइचोमेट्रिक कॉफिशिएंट, जिसका सबसे लो होगा वही हमारा लिमिटिंग कॉफिशिएंट होगा। और सारी कैलकुलेशंस लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से की जाएंगी, और जब निकालेंगे तो स्टोइचोमेट्रिक कॉफिशिएंट जिसका फाइंड करना है अपॉन में जिसका गिवन है, अपॉन में मोल्स जिसका फाइंड करना है अपॉन में गिवन, इसी फॉर्मूले पे लगा के हम लोग दूसरे जिसे फाइंड करना है उसके मोल्स, और या फिर हम लोग मोल्स उसके निकाल लेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखें तो 1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट कर रहा है H2 के साथ जो कि अमोनिया बना रहा है, तो इनमें लिमिटिंग रिएजेंट पहले फाइंड करो। तो मोल्स इसका 1 है और ये भी 1 है, मतलब 1 मोल ऑफ, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो लिमिटिंग रिएजेंट मोल्स अपॉन में स्टोइचोमेट्रिक कॉफिशिएंट, ये भी मोल्स अपॉन में स्टोइचोमेट्रिक कॉफिशिएंट, तो ये हमारे पास लोएस्ट है, तो यानी कि ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अब इसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो 3 से अगर 2 बन रहा है तो 1 से कितना बनेगा, 1 इंटू, मतलब देखो 3 से 2 बन रहा है तो 1 से बनेगा 1 इंटू 2, यानी इसको मल्टीप्लाई करो अपॉन में डिवाइड करो। ये आप लोग इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं जहाँ पे ये फॉर्मूला था, पर मैंने दूसरे फॉर्मूले से किया, दूसरे मेथड से कि 3 से 2 बन रहा है, मतलब ये यूनिटरी मेथड लगा के, तो ये आसान भी है। तो 2/3 मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म, नहीं तो 3 से 2 बन रहा है तो 1 से कितना बनेगा, 2/3 इंटू 1, बस यही हो गया हमारे पास। तो ये हमारे पास हो गया। फिर हमारे पास आता है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या होता है कि मास परसेंटेज ऑफ ए अगर हमें निकालना है तो हम लोग करेंगे क्या, मास ऑफ ए अपॉन में टोटल मास इंटू 100, ये हमारे पास आ जाएगा मास परसेंटेज ऑफ ए। जैसे कि हमें मास परसेंटेज NaCl सोडियम का बताना है NaCl के अंदर, तो सोडियम का मास जो कि 23 होता है अपॉन में NaCl का मास जो कि 58.5 होता है इंटू 100, और क्लोरीन का निकालना है तो 30.5 जो होता है क्लोरीन का मास होता है अपॉन में इसका मास 58.5 होता है इंटू 100, और इन दोनों का हम लोग मास परसेंटेज ऐसे निकाल सकते हैं, मतलब मास जिसका हमें मास परसेंटेज निकालना है उसका मास अपॉन में टोटल मास इंटू 100। अब हमारे पास वॉल्यूम परसेंटेज, ये भी मास परसेंटेज की तरह ही है, बस इसमें वॉल्यूम आ जाएगा। अगर ए का वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन टोटल वॉल्यूम इंटू 100, ये भी वैसे हो जाएगा। अब केमिकल लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, मतलब जो केमिकल कॉम्बिनेशन के सारे लॉज थे। तो क्या हुआ था ना कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो ये लिवोसियर ने दिया था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था, लिवोसियर में। ये सारे फिजिकल और केमिकल चेंज में अप्लाई होता है, और ये क्या कहता है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होगा मास ऑफ प्रोडक्ट से, मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। इसकी लिमिटेशन क्या थी कि ये एप्लीकेबल नहीं है न्यूक्लियर रिएक्शंस के ऊपर। जैसे कि हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाती है, तो उससे मास, जो प्रोडक्ट का मास है ना वो कम हो जाता है उसमें, मतलब तो इसमें मास रिएक्टेंट का ज़्यादा हो जाता है और प्रोडक्ट का मास कम हो जाता है, क्योंकि एनर्जी के रूप में सारा मास निकल जाता है, क्योंकि मास को हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं E=mc² के इक्वेशन के हिसाब से। अब लिवोसियर का जो एक्सपेरिमेंट था वो कंबशन, मतलब उन्होंने एक्सपेरिमेंट कंबशन का करके हमारे पास ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें दिया था, मतलब उन्होंने कंबशन रिएक्शंस कराए थे। अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या फिर डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट या फिर डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये जे प्रोस्ट ने दिया था, JL प्रोस्ट 1799 में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लिवोसियर ने दिया था और ये इसको दिया था प्रोस्ट ने। इन्होंने क्या कहा था कि कोई भी केमिकल कंपाउंड होता है ना वो ऑलवेज फाउंड टू मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, मतलब कोई भी केमिकल कंपाउंड जो होता है ना सेम एलिमेंट से बना होता है, उसका फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है। जैसे अगर CuCO3 यानी क्यूप्रिक कार्बोनेट, इन्होंने यही एग्जांपल लिया था तो हम भी यही पहले देखते हैं। तो ये अगर USA से तुम लेके आए, इंडिया से लेके आए और कहीं से भी लेके आए, तो इसमें जो कॉपर का या कार्बन का या ऑक्सीजन का जो परसेंटेज होगा ना वो सब सेम होगा, मतलब कॉपर का ही सेम परसेंटेज होगा। अगर कार्बन का X% है तो सारे में कार्बन का X ही % होगा। तो ये हम लोग देखते हैं। अब इसकी लिमिटेशंस क्या क्या थी, तो ये जो लॉ था ना वो एप्लीकेबल नहीं था आइसोटोप्स के लिए। जैसे कि
हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन 1H2 अगर कंबाइन हुआ किसी से, जैसे वाटर है, तो वाटर में एक, मान लीजिए वाटर जो है H2O से मिलके बना, पर अगर हैवी वाटर यानी D2O बन गया तो उसमें तो अलग हो जाएगा, तो इसलिए ये इसका एप्लीकेबल नहीं होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और कब नहीं प्रोपोर्शन होता? आइसोमर्स के लिए, मतलब जिसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास सेम होता है उनके लिए भी नहीं होता, क्योंकि इनका जो रेशियो है वो तो सेम आएगा, पर इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब ये जो एलिमेंट तो सेम रेशियो में कंबाइन करेंगे, पर ये दूध अलग अलग कंपाउंड है, ये अल्कोहल है, ये ईथर है, तो ये अलग अलग कंपाउंड्स है, तो ये इसमें भी एप्लीकेबल नहीं होता है। फिर हमारे पास आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या कहता था? दो एलिमेंट रिएक्ट करते हैं दो से ज़्यादा कंपाउंड्स बनाने के लिए, तो अगर हम लोग एक एलिमेंट का मास फिक्स कर देंगे तो जो सेकंड एलिमेंट होगा ना वो एक सिंपल रेशियो में रिएक्ट करेगा। जैसे एग्जांपल देखें अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो इससे हम लोग वाटर भी बना सकते हैं और H2O2 भी बना सकते हैं। तो अगर हम लोग मान लो 16 ग्राम ऑफ, मतलब ऑक्सीजन को 16 ग्राम हम लोग फिक्स कर दे रहे हैं, तो 16 ग्राम से, हाँ, कितना ग्राम H2 रिएक्ट कर रहा है? 2 ग्राम। 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से 2 ग्राम H2 रिएक्ट कर रहा है, और यहाँ पे 16 ग्राम से, यहाँ पे 32 ग्राम से 2 ग्राम कर रहा है, तो 16 ग्राम से 1 ग्राम करेगा। और हाइड्रोजन का हम लोग देखेंगे अगर वाटर और इसमें, तो 2:1 के अंदर आएगा, ये भी सिंपल रेशियो हो गया। जैसे कि CO का, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, अगर हम 12 ग्राम फिक्स कर दिए तो 12 ग्राम के लिए ये 32 ग्राम O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, और ये 12 ग्राम ये 16 ग्राम के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो अगर ऑक्सीजन का हम लोग देखें तो 1/2 के रेशियो में बनेगा। तो यही होता है हमारे पास सिंपल लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसका MIT क्या है कि एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर दो, मतलब इसमें क्या है कि एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर दो और फाइंड करो सेकेंड एलिमेंट का मास, और वो इनके सिंपल रेशियो के अंदर होना चाहिए। जो सेकेंड एलिमेंट का मास होना चाहिए वो सिंपल रेशियो के अंदर होना चाहिए। अब इसके भी लिमिटेशंस होते हैं, जैसे कि ये स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड्स के लिए ही एप्लीकेबल होते हैं, जैसे वाटर, अमोनिया, सारे के लिए एप्लीकेबल है, बट ये नॉन स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट यानी जिनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है ना उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होता। जैसे कि Fe 0.96 और O के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो इसमें आयरन +2 में भी है और +3 में भी है, तो यानी इसके साथ ये लोग ये एप्लीकेबल नहीं है। और जनरली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना वो एप्लीकेबल, ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी एप्लीकेबल नहीं होते। क्यों? क्योंकि इनकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से, इनके पास सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है जिससे कैटिनेशन प्रॉपर्टी, इसकी वजह से इनमें भी ये एप्लीकेबल नहीं होता है। अब गैल-ल्यूसैक लॉ, अब हम लोग देखते हैं गैल-ल्यूसैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ये 1808 में दिया गया था। इनके हिसाब से ना गैस रिएक्ट करते हैं गैसियस प्रोडक्ट बनाने के लिए सेम टेम्परेचर और रिएक्टर में, तो जो वॉल्यूम होगा ना, वॉल्यूम फॉर्म जो होगा वो एक सिंपल रेशियो में होगा। जैसे H2Cl2 2 HCl बना रहे हैं, तो 1 लीटर ये रिएक्ट कर रहा है 1 लीटर ये के साथ, तो 2 लीटर ये बनेगा। इसको लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम बोल सकते हैं। लेकिन कब? सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे ये होना चाहिए, तभी ये एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ से हमने देखा। और इसमें क्या हुआ था ना कि जो अगर एग्जांपल देखें, व्हिच साइंटिस्ट लेटर एक्सप्लेन गैल-ल्यूसैक लॉ इन 1811। इन्होंने 1808 में अपना गैल-ल्यूसैक लॉ दिया था गैसियस वॉल्यूम का, पर एवोगाद्रो ने इसको एक्सप्लेन किया बाद में भी 1811 में। और ये जो है सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे ही एप्लीकेबल होता है। अब एवोगाद्रो लॉ, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। मतलब इन्होंने क्या था ना कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे जो वॉल्यूम होगा ना वो नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल होगा, यानी वॉल्यूम ऑफ ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, वॉल्यूम ऑफ बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, बराबर होगा मॉलिक्यूल्स ऑफ ए अपॉन में मॉलिक्यूल्स ऑफ बी, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं मॉलिक्यूल्स के। तो ये हुआ। अब कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन कि हु प्रपोज द डिस्टिंक्शन बिटवीन एटम और मॉलिक्यूल। एटम और मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टिंग्विश किसने किया? एवोगाद्रो ने। डाल्टन ने नहीं, लोग कंफ्यूज करते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट एवोगाद्रो ने किया था, डाल्टन ने नहीं किया था इसको डिस्टिंक्ट। और वाई एवोगाद्रो थ्योरी इनिशियली नॉट एक्सेप्टेड वाइडली, पहले क्यों इतनी एक्सेप्ट नहीं की जा सकती? क्योंकि मॉलिक्यूल कंटेनिंग 2 एटम्स पहले रिकॉग्नाइज ही नहीं हुए थे, इसीलिए। अब पहला इंटरनेशनल केमिस्ट्री कॉन्फ्रेंस जिसने रिवाइव किया एवोगाद्रो के आइडिया, क्योंकि पहले उनको कोई मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तो 1860 में हुआ था। जिन्होंने किसने एवोगाद्रो के वर्क को प्रेजेंट किया था? कैनिजारो ने। कैनिजारो ये ऑर्गेनिक में रिएक्शन भी है, तो वही, तो हमने यहाँ तक देख लिया।
अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इम्पेरिकल फार्मूला को हम लोग EF से डिनोट करेंगे और मॉलिक्यूलर फार्मूला को MF से। तो ये इम्पेरिकल फार्मूला जो होता है ना वो सिंपलेस्ट फार्मूला होता है, मतलब किसी भी कंपाउंड को सिंपली कैसे लिख सकते हैं। और मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअल फार्मूला होता है, जैसे कि बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 होता है। लेकिन अगर हम लोग इम्पेरिकल देखें तो देखो इसमें भी 6 है, इसमें भी 6। अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो एक एक बचेगा, यानी C और H से लिख सकते हैं। मतलब एक कॉमन से डिवाइड कर देंगे दोनों को सिंपल बनाने के लिए। जैसे N2H4 ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो इसको सिंपली 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये 1 बचेगा नाइट्रोजन और ये 2 बचेगा, यानी NH2। अमोनिया इसको डिवाइड कर नहीं सकते, तो इसका इम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा। अब निकालेंगे कैसे इम्पेरिकल फार्मूला? तो मान लो ABC 3 एलिमेंट दे दिए, तो हमें A की जो परसेंटेज है ना उसको उसके ग्राम एटॉमिक मास से यानी मोलर मास से, B को उसके मोलर मास से, C के परसेंटेज को उसके मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमें कोई 3 वैल्यू मिली। अब मान लो जो PQR मिला उसमें से R बड़ा है, P सबसे छोटा है, तो P से फिर डिवाइड कर देंगे सब में, तो जिससे ABC मतलब 3 एकदम सिंपल रेशियो के अंदर आ जाएंगे। और अगर ST जो है वो इंटीजर नहीं है तो मल्टीप्लाई करके उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लो। तो मान लो A 1 आ गया, B 2 आ गया, C 3 आ गया, तो वही उसका सिंपलेस्ट रेशियो हो गया। समझ गए? अब एक क्वेश्चन करेंगे तो समझ जाएंगे। एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड है, जैसे कि 52% कार्बन है, इतना ही हाइड्रोजन है और इतना ऑक्सीजन है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर 132 ग्राम मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया। और एक और बात कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला, जैसे देखो X बराबर मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपॉन इम्पेरिकल फार्मूला मास, मतलब जो भी उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा अगर उसको उसके इम्पेरिकल फार्मूला से डिवाइड करोगे तो हमें एक नंबर मिलेगा। और अगर हमें वो नंबर मिल गया है पहले से, अब मान लीजिए हमें पास इम्पेरिकल फार्मूला मास मिल गया है और मॉलिक्यूलर फार्मूला मास दिया है, जैसे 24 दिया है और इम्पेरिकल फार्मूला 6 आ गया है, तो 6 4 जा 24 आया, तो 8 X की वैल्यू 4 हो गई। तो इससे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को इम्पेरिकल फार्मूला में उस X से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला भी मिल जाएगा। अभी देखिए कैसे, तो हम देखते हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, तो इसके अंदर सबके कंपोजिशंस दिए हैं, मॉलिक्यूलर मास भी दे दिया है कंपाउंड का 132 ग्राम। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कंपाउंड का अगर हम लोग देखें तो कार्बन जो होता है ना वो 54.2 ग्राम कार्बन। अब कार्बन का मास 12 होता है तो उससे डिवाइड करेंगे। हाइड्रोजन 9.2 होता है तो उसका मास 1 होता है, इसका बटे 16 कर देंगे। उसके बाद ये आ गया। अब इसमें सिंपलेस्ट था 2.28, तो 2.28 से सब में डिवाइड कर देंगे तो 1 आ गया, ये 4 आ गया, ये 2 हो गया। यानी कि इस कंपाउंड के अंदर 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो इसका मास कितना हो गया? 24 और ये 4 और ये 16, यानी 44 इसका इम्पेरिकल फार्मूला का मास हो गया। और उसके बाद ये हमें X निकालना है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी 32 अपॉन इम्पेरिकल फार्मूला यानी 44, तो 3 आ गया। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे तो 3 को इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन, ये हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। तो इस तरह हम लोग इम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला का यूज़ करके देख सकते हैं सब कुछ। अब हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर देखें तो ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आएगा, पर हम लोग यहाँ ही देख लें अगर, तो इसमें पहले अगर हम लोग देखें परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर निकालना है तो कार्बन का मास अपॉन में उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज कार्बन की आ जाएगी। और उसके बाद अगर देखिए हम किसी भी चीज़ का कंबशन कराते हैं तो उसमें हमने पहले ही क्वेश्चन देख ली है कि ऑक्सीजन से जब कंबशन कराएंगे तो CO2 मिलेगा और वाटर मिलेगा। तो उस हिसाब से अगर हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालनी है तो हाइड्रोजन का मास और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास इंटू 100। अब अगर हमें परसेंटेज कार्बन की निकालनी है तो क्या करेंगे? फॉर्मूला अगर ये डायरेक्ट याद करिए तो 12/44 मास ऑफ CO2, मतलब कंबशन में जो CO2 बना 12/44 मास ऑफ CO2 अपॉन में मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। फिर परसेंटेज हाइड्रोजन का हो जाएगा 2/18 मास ऑफ वाटर अपॉन में मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। और फिर जो परसेंटेज जो होगी ना कार्बन की, अगर जो कंपाउंड है वो कार्बन और हाइड्रोजन से ही बना है तो उसकी दोनों की परसेंटेज मिला के 100 हो जाएगी। लेकिन अगर उसके अंदर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है तो कार्बन का परसेंटेज, हाइड्रोजन का परसेंटेज और ऑक्सीजन का परसेंटेज मिला के 100 आएगा। तो अगर हमें कार्बन और ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालने का, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का हमें फॉर्मूला पता है। कार्बन का क्या था? 2/14 इंटू मास ऑफ CO2 का मास, कार्बन का नहीं CO2 का मास अपॉन में ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100।
और हाइड्रोजन का निकालने के लिए 2/18 मास ऑफ वाटर अपॉन में ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। तो अगर हमें ऑक्सीजन का निकालना है तो इन दोनों का हम निकाल लेंगे, उसके बाद 100 से माइनस कर देंगे, तो 100 माइनस परसेंटेज कार्बन की और परसेंटेज हाइड्रोजन की, तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो इससे हम लोग तीनों निकाल लेंगे, परसेंटेज कार्बन की, परसेंटेज हाइड्रोजन की और परसेंटेज ऑक्सीजन की। जैसे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, तो अगर हम कंबशन करते हैं 2.120 टन का कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन कर रहा है कैरी, इसके बाद इसमें 0.127 ग्राम वाटर है और 0.307 ग्राम CO2 है। फिर उसके बाद परसेंटेज हाइड्रोजन ऑक्सीजन की हमें निकालनी है, तो परसेंटेज हाइड्रोजन का 2/18 और ये H2O का मास अपॉन में ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का इंटू 100, तो 6.72 आ गया। अब कार्बन ऑक्सीजन का निकालना है तो हमें पहले कार्बन का निकालना पड़ेगा, तो कार्बन का निकालेंगे तो हमारे पास 40% आ गया ऐसे निकाल के। अब उसके बाद ऑक्सीजन का निकालने के लिए डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे कि इसमें 100 माइनस इन दोनों का ऐड करके, तो यानी 54% हमारे पास ऑक्सीजन आ गया। तो इस तरह से हम लोग मतलब क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी फिनिश कर लिए हैं। तो तब तक के लिए अगर आप देखें तो हमने सब कुछ ख़त्म कर लिया है। अब एक लेक्चर में हम लोग पूरा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पूरा चैप्टर ख़त्म कर देंगे। तो अब नया टॉपिक के साथ मिलते हैं आपसे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, फिर तब तक के लिए ओके बाय।